सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ढांढन की ऑनलाइन भौतिक विज्ञान कक्षा में स्वागत है। विद्यार्थियों, हमारी जो शनिवार को कक्षा हुई थी उस कक्षा में हम लोग पढ़ रहे थे समविभव पृष्ठ। उससे पहले मैंने आप लोगों को विद्युत विभव का व्यंजक स्थापित करके बताया था। यदि आप लोगों को याद है तो हमारा सूत्र आया था V बराबर KQ/R। उसके बाद में समविभव पृष्ठ की हमने चर्चा की थी। आप सब लोगों को मैंने इसको समझाने का प्रयास करके बताया था कि समविभव का मतलब जहाँ पर विभव का मान समान हो। तो समविभव पृष्ठ का आशय बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसे पृष्ठ जिनके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है उन्हें हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए मैंने यहाँ पर यह भी बताने का प्रयास किया था कि जैसे यहाँ पर ये कोई बिंदु आवेश है, Q धनावेश है, इस धनावेश के चारों ओर का क्षेत्र जिसको बोलते हैं हम लोग विद्युत क्षेत्र। और आपको ध्यान है कि धनावेश के लिए जो विद्युत बल रेखाएं होती है वे पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। तो यदि इस क्षेत्र में इस बिंदु आवेश को केंद्र मानकर हम कोई गोला खींचते हैं तो वह गोला किसकी भांति कार्य करेगा? समविभव पृष्ठ की भांति कार्य करेगा, क्योंकि इस गोले के पृष्ठ पर कोई भी बिंदु कहीं पर भी लिया जाए, प्रत्येक अवस्था में बिंदु आवेश से दूरी क्या होगी? इसकी समान होगी। इसका मतलब ये कैसा पृष्ठ है? समविभव पृष्ठ। अब बच्चों, आप लोगों को पता है आजकल जो परीक्षाओं का पैटर्न है उसमें परंपरागत परिभाषा वाले प्रश्न कम आते हैं। आप लोगों की जो तर्क शक्ति है उसको परखा जाता है। तो परीक्षा प्रश्न ऐसा आता है, ध्यान देना। जैसे ये एक बात ये दे दी कि समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक स्थान से, कोई स्थान दे दिया आपको ये A और दूसरा स्थान दे दिया B, कि किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किए गए कार्य का मान कितना होगा। आपको मैंने परसों बताया था कि समविभव पृष्ठ पर एक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य सदैव शून्य होता है। अब आपसे कोई कह सकता है कि कार्य शून्य क्यों होता है? तो देखो, इसका आप आंसर ये देंगे कि विद्युत क्षेत्र के यहाँ पर ये जो समविभव पृष्ठ है, यहाँ पर इस बिंदु पर और इस बिंदु पर विभव का मान क्या है? समान है। तो ये भी ध्यान रखना आप लोग, विभव समान होने से बच्चों विभवांतर का मान कितना होगा? शून्य होगा। तो विभवांतर शून्य होने से W का मान क्या हो गया? शून्य। तो आप लोग ऐसा करो, हेडिंग डाल लीजिए समविभव पृष्ठ से संबंधित महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट या महत्वपूर्ण तथ्य जिन पर आधारित 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है। समविभव पृष्ठ पर आधारित महत्वपूर्ण तथ्य। पहली बात नोट करो इसमें, समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। हमें ध्यान है dW बराबर क्या होता है विद्यार्थियों? F.dr। इसका मतलब कार्य का मान शून्य कब होगा? जैसे ये F.dr है, इसको आप खोलेंगे तो क्या आएगा? F.dr cos थीटा। यदि यहाँ पर थीटा बराबर 90 होगा तभी तो cos 90 की वैल्यू 0 होगी भी, dW बराबर 0। इसका मतलब यहाँ पर एक कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है कि किए गए कार्य का मान शून्य कब होगा? जबकि आवेश को विद्युत क्षेत्र के लंबवत ले जाया जाता है। ये और लिख लो आप, यह कार्य तभी शून्य होगा, यह कार्य तभी शून्य होगा जब आवेश को विद्युत क्षेत्र के लंबवत ले जाया जाता है। जब आवेश को विद्युत क्षेत्र के लंबवत ले जाया जाता है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बन गया भाई?
यहाँ पर आप देख रहे हैं ये समविभव पृष्ठ है। ये समविभव पृष्ठ पर दो बिंदु है, दोनों बिंदुओं पर विभव का मान क्या है? समान है। इसका मतलब विद्यार्थियों हम कह सकते हैं समविभव पृष्ठ पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मान सदैव शून्य होता है। ये और नोट कर लो, समविभव पृष्ठ पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं पर या दो बिंदुओं के लिए विभवांतर का मान शून्य होता है। विभवांतर का मान शून्य होता है। तीसरी बात बच्चों, जैसे आप लोगों को मैंने बताया था उस समय विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं, उसमें पहला गुण क्या था? विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। तो ध्यान रखना है बच्चों, समविभव पृष्ठ भी एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। तीसरी कंडीशन लिख लीजिए या तीसरा कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। ठीक है भाई, आगे बात समझ में। अब इसके बाद में बच्चों आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। अनेकों बार बोर्ड परीक्षा में और सीबीएसई परीक्षा में 4 नंबर के बड़े प्रश्न में आया हुआ है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। हेडिंग डाल लीजिए, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव काफ़ी महत्वपूर्ण है। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, सारे विद्यार्थी समझने का प्रयास करना भाई। हम लोगों को ध्यान है विद्युत द्विध्रुव का मतलब क्या होता है? समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेशों का एक ऐसा युग्म जिसमें दोनों आवेश एक दूसरे के अति निकट स्थित होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव। देखो बच्चों, ये हो गया मूल बिंदु, यह मान लिया हमने अक्ष अक्ष, और यह मान लिया जेड अक्ष मान लिया या वाई अक्ष मान लो, कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर ये एक तरह से कौन सा प्लेन हो गया है? इस प्लेन को हम क्या बोलेंगे? अक्ष जेड तल। यदि यहाँ पर वाई मानते हो तो आप क्या कह दोगे? अक्ष वाई तल। तो यहाँ पर इस अक्ष जेड तल में एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है। विद्युत द्विध्रुव का मतलब समान परिमाण व विपरीत प्रकृति वाले आवेशों का एक ऐसा युग्म जिसमें दोनों आवेश एक दूसरे के अति निकट स्थित हो। तो यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव है माइनस क्यू और प्लस क्यू। माइनस क्यू की स्थिति मान ली हमने बिंदु ए पर और प्लस क्यू मान लिया है हम लोगों ने बिंदु बी पर। आपको ये भी जानकारी है विद्युत द्विध्रुव में हम लोगों ने आवेशों के मध्य का जो विस्थापन है वो क्या मान रखा है? अब तक जो हमने कैलकुलेशन की है, जो टॉपिक पढ़े हैं, वहाँ पर विस्थापन क्या माना हमने? डी। तो यहाँ पर इस मध्य बिंदु से प्लस क्यू का विस्थापन d/2 और इस माइनस क्यू का विस्थापन भी d/2। आ रही बात समझ में भाई? प्लस क्यू का विस्थापन भी d/2 और माइनस क्यू का विस्थापन भी d/2। यहाँ पर विद्यार्थियों इस विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर ये कोई पॉइंट स्थित है। इस पॉइंट का नाम हम लोग प्राय जब कभी कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं प्राय बिंदु हम पी लेते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर पी से बचने का प्रयास करेंगे। कारण क्या है? जहाँ कहीं भी विद्युत द्विध्रुव की बात करते हैं वहाँ पर हमें किसी न किसी रूप में वेक्टर P बराबर QD जरूर मिल जाता है। तो हम लोग यहाँ पर इन दोनों P को मिक्स नहीं करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने कोई पॉइंट ले लिया बच्चों, S बिंदु ले लिया। तो विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर ये कोई पॉइंट है S, जहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है? विद्युत विभव। अब आप गणित के बच्चे हो, 10वीं तक तो सभी ने पढ़ी है गणित। अब यहाँ पर ये जो S है इसका मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या हो गया? R। और ये O को S से मिलाने वाली रेखा जेड अक्ष के साथ में कोई कोण बना रही है। इस कोण को मान लीजिए आपने नाम दे दिया थीटा। इसका मतलब इस बिंदु S के जो पोलर कोऑर्डिनेट है, ध्रुवीय निर्देशांक है, वो क्या हो गया भाई? r थीटा। तो इस बिंदु S पर हमें विभव की गणना करनी है। विद्यार्थियों यहाँ पर जो विद्युत द्विध्रुव में आवेश है माइनस क्यू और प्लस क्यू, हम मान लेते हैं कि इस प्लस क्यू की तो अभिष्ट बिंदु से दूरी कितनी है? यह मान ली है हमने r2 मान ली है। और ये जो माइनस क्यू है इसकी अभिष्ट बिंदु S से दूरी क्या मान ली है?
ये हमने R1 मान लिया है। आप लोग इसमें भ्रमित होना बिल्कुल मत। आपने यदि प्लस क्यू की R1 मान ली है तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस क्यू की R1 मानी है कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी सूरत में आपकी ये गलती नहीं होगी। आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं। तो आप ऐसा कीजिए, मेरे साथ चित्र बनाइए पहले, और उस चित्र के साथ साथ जो प्रारंभिक इसकी जो थ्योरी है वो लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान टॉपिक है, आपको कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। नोट कीजिए, चित्रानुसार अक्ष जेड तल में एक विद्युत द्विध्रुव जो जेड अक्ष के अनुदिश है। हमने यहां पर जेड अक्ष के अनुदिश माना है, यदि यहां पर अक्ष के अनुदिश लेते तो भी कोई गलत नहीं था। चित्रानुसार अक्ष जेड तल में एक विद्युत द्विध्रुव जो जेड अक्ष के अनुदिश है। विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु S पर विद्युत विभव की गणना करनी है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु S पर विद्युत विभव की गणना करनी है। आप सभी को ज्ञान है विद्यार्थियों, जहां कहीं भी आवेश है वहां पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर ये जो प्लस क्यू और माइनस क्यू है, इनके कारण से यहाँ पर विद्युत विभव भी उत्पन्न होगा। हम मान लेते हैं कि माइनस क्यू के कारण से तो अभिष्ट बिंदु S पर उत्पन्न विभव कितना है, V1, और प्लस क्यू के कारण से क्या मान लेते हैं, V2। यहाँ पर अब आप लोगों को ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है कि इस S के ध्रुवीय निर्देशांक कितने हैं, ये बात तो स्वतः ही समझी हुई है, क्योंकि आपने दिखा दिया ये कोण थीटा है, दूरी r है, तो निर्देशांक क्या हो गए, r थीटा। ये भी बताने की जरूरत नहीं कि माइनस क्यू की दूरी कितनी है, चित्र में सब कुछ स्पष्ट है। तो आप ये बात जरूर नोट कर लीजिए, माना विद्युत द्विध्रुव में स्थित आवेशों माइनस क्यू तथा प्लस क्यू के कारण, माना द्विध्रुव में स्थित आवेशों माइनस क्यू व प्लस क्यू के कारण अभिष्ट बिंदु S पर उत्पन्न विद्युत विभव क्रमशः है V1 तथा V2 है, क्रमशः है V1 तथा V2 है। तो बच्चों सबसे पहले हम ये जो हमने V1 और V2 माना है उनकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। V1 किसके कारण से माना है, माइनस क्यू के कारण से। माइनस क्यू कहाँ पर स्थित है, बिंदु A पर। तो नोट कीजिए, माइनस क्यू के कारण बिंदु S पर उत्पन्न विद्युत विभव, माइनस क्यू के कारण बिंदु S पर उत्पन्न विद्युत विभव। अब बच्चों आपको जटिलता में फंसने की जरूरत नहीं है, आपको जानकारी है V का सूत्र क्या होता है, KQ/R। इस सूत्र को देखकर यहाँ पर बता दीजिए भी K क्या है, कूलाम नियतांक, चेंज नहीं होना है। अब Q क्या है, किसके कारण से माना है, माइनस क्यू, तो ये माइनस आ जाएगा पहले, बट्टे R। R का मतलब दूरी, किसकी दूरी, आवेश की दूरी। कहाँ से दूरी, अभिष्ट बिंदु की दूरी। तो आवेश की अभिष्ट बिंदु से दूरी कितनी मानी है आपने, R1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस KQ/R1। समीकरण नंबर दे दो बच्चों आप इसको, 1 नंबर। अब इसके बाद में प्लस क्यू के कारण से क्या माना आपने, V2 लिखो। इसी तरह है प्लस क्यू के कारण अभिष्ट बिंदु S पर विद्युत विभव, प्लस क्यू के कारण अभिष्ट बिंदु S पर विद्युत विभव। इसको मान लिया बच्चों आपने V2। बोलो भाई V2 बराबर क्या लिखना है, आपके सामने है तस्वीर कि Q, कौन सा Q की बात कर रहे हैं हम लोग, प्लस Q की, इसलिए कोई चिंता की बात ही नहीं है, Q बट्टे दूरी, आवेश की अभिष्ट बिंदु से दूरी कितनी मानी है आपने, प्लस Q की, R2। तो यहाँ पर ये आ गया है R2। समीकरण नंबर 2 आ गई भाई। अब विद्यार्थियों हमारा जो मुख्य मकसद है वो यह है कि इस बिंदु S पर परिणामी विभव की गणना करनी है। तो परिणामी विभव गणना कैसे करेंगे, यहाँ पर माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों के कारण से मान आ गया ना भाई, इन दोनों का योग कर दीजिए, नोट कर लीजिए। अतः बिंदु S पर परिणामी विभव, बिंदु S पर परिणामी विभव
बोलो क्या लिखूं भाई? V बराबर V1 प्लस V2, V बराबर V1 प्लस V2। V1 तो है माइनस क्यू के कारण से और V2 है प्लस क्यू के कारण से, तो परिणाम विभव क्या आ गया? V बराबर V1 प्लस V2। अब आपके पास में V1 का मान 1 नंबर से, V2 का मान 2 नंबर से, दोनों का प्रयोग कर दीजिए। लिखो समीकरण 1 तथा 2 का प्रयोग समीकरण 3 में करने पर, समीकरण 1 तथा 2 का प्रयोग समीकरण 3 में करने पर, सारे बच्चे ध्यान देना भाई। V बराबर V1 की जगह तो आ गया बच्चों माइनस के क्यू बट्टे R1 और V2 की जगह आ गया है के क्यू बट्टे R2। जो समीकरण थी उनका आपने प्रयोग कर दिया है। बोलो यहाँ तक दिक्कत है किसी के? आगे बढ़ते हैं, इसको सोल्व करेंगे। आपके सामने तस्वीर है, साधारण सी गणित है। के क्यू आप लोगों ने कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बच जाएगा? माइनस 1 बट्टे R1, यहाँ से बच जाएगा 1 बट्टे R2। हम लोग परेशान नहीं हो, पहले प्लस वाला पद ले लेते हैं, 1 बट्टे R2 माइनस 1 बट्टे R1। इसको सोल्व करते हैं। V बराबर के क्यू, देखो विद्यार्थियों एलसीएम ले लीजिए, लघुत्तम जिसको बोलते हैं। कितना आ जाएगा लघुत्तम इसका? R2 R1। यहाँ पर क्या बच जाएगा? R1, यहाँ पर क्या बच जाएगा? माइनस R2। ये विद्यार्थियों आपकी समीकरण नंबर 4 आ गई है। बोलो भाई किसी छात्र छात्रा की दिक्कत है? के क्यू कॉमन ले लिया, लघुत्तम ले लिया, सॉल्यूशन निकाल दिया। के क्यू R1 माइनस R2 ऊपर रह गया, नीचे R2 R1 रह गया। अब बच्चों हम लोगों को यहाँ पर R1 R2 का मान निकालना है। इसके लिए क्या करते हैं, जैसे आप लोग 9वीं 10वीं प्रमेय में किया करते थे ना भाई, दिया हुआ है सिद्ध करना है, रचना उपपत्ति, तो हम लोग यहाँ पर रचना करते हैं। रचना क्या करेंगे, ये जो S को O से मिलाने वाली रेखा है या O को S से मिलाने वाली रेखा है, इसको हम पीछे तक बढ़ा देते हैं। यहाँ तक बढ़ा दीजिए भाई, बढ़ा दिया आपने। अब इस रेखा पर एक तो परपेंडिकुलर डाल दीजिए आप लोग माइनस क्यू से, एक डाल दीजिए प्लस क्यू से। जैसे मान लीजिए प्लस क्यू से लंब डाल दिया आपने बी से, इसको नाम दे दिया आपने BL। एक लंब डाल दिया विद्यार्थियों आपने माइनस क्यू से, इसको नाम दे दिया आपने, यहां पर नाम दे दो M दे दो भी। A से लंब डाल दिया आपने AM और B से लंब डाल दिया BL। तो आप समीकरण नंबर 4 उतारने के बाद नोट करो, S को O से मिलाने वाली रेखा को आगे बढ़ाकर, S को O से मिलाने वाली रेखा को आगे बढ़ाकर इस पर माइनस क्यू तथा प्लस क्यू से क्रमशः है AM तथा BL लंब डालते हैं। माइनस क्यू से लंब क्या डाला आपने? AM, और B से क्या डाल दिया? प्लस क्यू से BL। AM तथा BL लंब डालते हैं। अब बच्चों साधारण सी गणित है, ये कोण थीटा है, तो बोलो ये कोण भी कितना हो जाएगा? थीटा। क्यों हो जाएगा? शीर्षाभिमुख कोण है। अब आपके पास में 2 ट्रायंगल बन गए हैं, एक तो है ये OBL, एक है ये OMA। यहाँ पर यदि हम इस OBL की बात करें, ये कोण 90 डिग्री का, इसलिए ये भुजा कर्ण, ये थीटा तो ये भुजा लंब, ये OL क्या बन गया? आधार। इस OL का मान आधार है, ये कर्ण है, आधार बट्टे कर्ण इज इक्वल टू कोस थीटा। तो जो कुछ OL के लिए है वही OM के लिए होगा, वो स्थिति यहाँ पर है। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, चित्र की ज्यामिति से, चित्र की ज्यामिति से बोलो क्या लिखोगे? OL आधार, कर्ण क्या है? D/2 इज इक्वल टू कोस थीटा। आधार बट्टे कर्ण बराबर कोस थीटा। तो OL बराबर क्या आ गया? D/2 कोस थीटा। और OM बराबर भी क्या आ जाएगा? यही मान आ जाएगा। तो आप लिखो बेटा, चित्र की ज्यामिति से OL बराबर D/2 कोस थीटा, और यही मान किसके बराबर हो गया? OM के। ये समीकरण नंबर आ गई है 5 नंबर। OL का मान भी D/2 कोस थीटा और OM का मान भी D/2 कोस थीटा, क्योंकि जो कुछ यहाँ पर है वही व्यवस्था यहाँ पर है। आगे बढ़ते हैं, हमारा मकसद है यहाँ पर R1 और R2 का मान निकालना। हम सभी लोगों को कक्षा 11 में भी
जब केमिस्ट्री में आपने विद्युत द्विध्रुव वाली बात पढ़ी थी, वहाँ पर भी आपको जानकारी दी गई थी। और कक्षा 12 में फिजिक्स में मैंने भी आप लोगों को जानकारी देने का प्रयास किया है। विद्युत द्विध्रुव में क्या होता है, दोनों आवेश एक दूसरे के बहुत ही निकट स्थित होते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर जो हमने एक्चुअली इतना विस्थापन दिखाया वो है नहीं, बहुत नज़दीक है। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं ऐसी स्थिति बन गई, ये तो बिंदु O है, ये आपका प्लस Q है, ये माइनस Q है, बहुत नज़दीक है। क्योंकि आपको ध्यान है परमाणु का आकार है वो बहुत छोटा होता है, 10⁻⁻10 मीटर, तो अपना बहुत छोटा है। तो यहाँ पर द्विध्रुव में दोनों आवेश एक दूसरे के बहुत नज़दीक स्थित है। इसका मतलब ये बिंदु B है वो कहाँ पर होगा भाई, लगभग यहाँ पर। बिंदु B यहाँ पर होगा तो ये L लगभग कहाँ पर होगा, यहाँ पर। तो उस कंडीशन में जो L की दूरी S से है वही दूरी B की भी किससे होगी, S से। आ रही बात समझ में, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बहुत निकट स्थित है। ये बात आप नोट कर लो। चूंकि विद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेश एक दूसरे के अति निकट स्थित होते हैं। विद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेश एक दूसरे के अति निकट स्थित होते हैं। एक बार पुनः ध्यान दे लीजिए, एक दूसरे के अति निकट होंगे, इसका मतलब B बिंदु यहाँ पर और L बिंदु यहाँ पर। तो B की जो दूरी S से है वही दूरी किसकी होगी, L की S से। देखो इस अवस्था में BL नहीं सॉरी, ये क्या है, BS लगभग बराबर, बोलो किसके हो गया, LS के। BS लगभग बराबर LS के। अब इस LS का मान कैसे निकाले भाई, आपके सामने है। यदि इस OS में से हम OL घटा देंगे, क्या आ जाएगा ये LS। तो LS बराबर क्या आ जाएगा, LS बराबर OS माइनस OL, OS माइनस OL। इस BS को आपने कितनी दूरी मानी है, R2, तो यह आ जाएगा विद्यार्थियों, और R2 बराबर, देखो भाई OS कितना है R, OL कितना है, समीकरण 5 से d/2 कोस थीटा। तो R2 बराबर क्या आ गया, R माइनस d/2 कोस थीटा। ये समीकरण नंबर 6 आ गई है। ध्यान देना बच्चों, क्योंकि दोनों ही आवेश एक दूसरे के अति निकट स्थित है। दूसरी बात, यहां पर ये जो M बिंदु है, दोनों आवेश एक दूसरे के निकट स्थित है, तो M बिंदु भी कहां पर होगा, यहां पर। यानी उस कंडीशन में आप यह बोलेंगे जो दूरी M की S से है वही दूरी A की S से होगी। नोट कर लीजिए, पुनः है चित्र की ज्यामिति से क्या लिख दूं भाई, AS लगभग बराबर MS, AS लगभग बराबर MS। MS का मान कैसे निकालें, देखो बच्चों, MS का मान निकालने के लिए MO प्लस OS। तो MS बराबर क्या आ जाएगा, MO प्लस OS आ गया। AS का मतलब माइनस Q की अभिष्ट बिंदु से दूरी कितनी मानी है आपने, R1, यह आ गया है R1 बराबर MO आपके सामने है, MO OM को हो चाहे OM को हो, कितना है d/2 कोस थीटा। यह है बच्चों d/2 कोस थीटा प्लस OS कितना है, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से अभिष्ट बिंदु की दूरी कितनी है, ये R। ये बच्चों समीकरण नंबर 7 आ गई है। तो समीकरण नंबर 4 में हम लोगों को R1 और R2 दोनों मानों की जरूरत थी। R1 का मान तो समीकरण 7 से आ गया है और R2 का मान समीकरण नंबर 6 से आ गया है। ये जो दोनों मान हमने निकाले हैं, इनका प्रयोग कहाँ कर देंगे, समीकरण नंबर 4 में। नोट करो, समीकरण 6 व 7 का प्रयोग समीकरण 4 में करने पर, समीकरण 6 व 7 का प्रयोग समीकरण 4 में करने पर, सारे विद्यार्थी ध्यान देना भाई, यह आ जाएगा बच्चों V बराबर KQ, देखो ऊपर क्या है R1 माइनस R2। R1 का मान ये रहा भाई, R1 का मान कितना है d/2 कोस थीटा प्लस R। तो एक ही बात है, A प्लस B बोलो चाहे B प्लस A बोलो, तो आपने लिख दिया है R प्लस d/2 कोस थीटा माइनस क्या है R2, ये R2 का मान रहा।
R2 के पहले माइनस है तो R2 की जितनी वैल्यू है उनमें निशान चेंज हो जाएंगे। R तो जाएगा माइनस का और ये d/2 cos थीटा किसका हो गया? प्लस का, d/2 cos थीटा। बट्टे में क्या है भाई? बट्टे में है R2 R1, ये R2 ये R1। तो आप लोग चूंकि अब इस स्टैंडर्ड के हो गए हैं, आप लोग डायरेक्ट मान पता है। देखो R1 का मान, इसको a मानो, a प्लस बी, ये a है, a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है भाई? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा? a का मतलब r, तो ये आ गया r स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। b का मतलब कितना है? d/2 cos थीटा, तो ये हो गया है d स्क्वायर बट्टे 4 कोस स्क्वायर थीटा। किसी छात्र छात्रा की दिक्कत तो नहीं है भाई? आप लोगों ने R1 और R2 का मान रख दिया है, ऊपर तो बाकी थी, नीचे गुणा था, कर दिया भाई। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अब यह आ जाएगा, चेक कर लीजिए भाई, प्लस R माइनस R कैंसिल, हमारे पास में वैल्यू आ गई है, ये आ जाएगा V बराबर KQ, ऊपर कितना आ गया भाई? आधा प्लस आधा, क्या बन जाएगा? 1। तो ये आ गया बेटा आधा प्लस आधा 1, तो ये हो गया d कोस थीटा, बट्टे क्या आ गया? बट्टे आ गया r स्क्वायर माइनस d स्क्वायर बट्टे 4 कोस स्क्वायर थीटा। बोलो किसी की दिक्कत है? सॉल्यूशन कर दिया हमने, मान रख दिया और कुछ है ही नहीं, कि क्यू डी कोस थीटा बटे इतना आ गया। इसको आप समीकरण नंबर दे दीजिए, मान लीजिए आपकी ये 8 नंबर समीकरण, 6-7 तो आ चुकी है, ये 8 नंबर आ गई। अब आगे ध्यान देना भाई, देखो बच्चों, द्विध्रुव में दोनों आवेश एक दूसरे के निकट स्थित हैं, इसका मतलब ये जो d है वो अल्प है, इसका मतलब d/2 तो क्या है? बहुत ही अल्प है, यानी r का जो मान है वह d/2 की तुलना में बहुत ज्यादा है, या यूं कह सकते हैं कि d/2 का मान r की तुलना में बहुत छोटा है। तो उस कंडीशन में ये जो हमारा d स्क्वायर बट्टे 4 कोस स्क्वायर थीटा वाला पद है, ये r स्क्वायर की तुलना में नगण्य हो जाएगा। नोट करो, आप इसको इस रूप में लिख दो, चूंकि d/2 इज वेरी वेरी लेस देन r, d/2 इज वेरी वेरी लेस देन r, अतः d स्क्वायर बट्टे 4 वाले पद को, अतः d स्क्वायर बट्टे 4 वाले पद को r स्क्वायर की तुलना में नगण्य मानकर छोड़ सकते हैं, नगण्य मानकर छोड़ सकते हैं। तो बच्चों ये वैल्यू आ जाएगी, और v बराबर की, अब आपके सामने है QD। आपको मैंने ये टॉपिक शुरू करवाया था, तब आपको कहा ना कि हम लोग बिंदु P की बजाय दूसरा लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारे पास में QD आएगा। QD का मतलब क्या है? साइड में लिख देंगे हम लोग, चूंकि QD बराबर P, P का मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो QD बराबर P आप लोग पूरा लिखेंगे नाम, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये पूरा लिखेंगे। तो यहां पर आ गया KP कोस थीटा बट्टे r स्क्वायर, KP कोस थीटा बट्टे r स्क्वायर। ये विद्यार्थियों विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान आ गया है। समीकरण नंबर 9 दे लीजिए। जब परीक्षा में 4 नंबर के प्रश्न में केवल इतना ही आए कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक स्थापित कीजिए, आपको यही तक करना है। लेकिन विद्यार्थियों, मैं आपको बार बार यही बता रहा हूं कि आजकल छोटे प्रश्न जब आते हैं तो उसमें सूत्र वगैरह नहीं पूछते हैं, आपसे ये पूछ लेते हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव की गणना में यदि अभिष्ट बिंदु ये S है, देखो बेटा ये S यहाँ पर होता है Z अक्ष पर, इसका मतलब इसकी कौन सी रेखा पर हो जाता है? ये अक्षीय रेखा पर। यदि ये होता अक्ष अक्ष पर तो कौन सी रेखा हो जाती है? ये निरक्षीय रेखा। तो यहाँ पर 2 केस है। व्यंजक तो पूरा हो गया, 4 नंबर के प्रश्न का पूरा काम हो गया, लेकिन आगे की बात ये बता रहा हूँ आप लोगों को 1 नंबर के प्रश्न के लिए। तो नोट करो, केस फर्स्ट, ये परीक्षा में आपको जब तक नहीं पूछा जाए तब तक नहीं करना है।
केस फर्स्ट, आपको तो यहीं तक काम करना है। ये जो केस लिखवा रहा हूँ आपको, दो स्थितियाँ, ये आप लोगों को विद्यार्थियों 1 नंबर के प्रश्न में बहुत काम आएंगे। केस फर्स्ट, जब अभिष्ट बिंदु विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित हो। अक्षीय का मतलब ये बिंदु S कहाँ पर होगा? इस Z अक्ष पर। अभिष्ट बिंदु विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित हो। जब ये अक्षीय रेखा पर होगा, इसका मतलब वहां पर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 0। अक्षीय रेखा पर हो तब थीटा बराबर 0। केस फर्स्ट में लिखना है, जब अभिष्ट बिंदु विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित हो, इस अवस्था में थीटा बराबर 0। तो विद्यार्थियों V बराबर, अब ये V कौन सा हो गया भाई? ये तो व्यापक है अपने आप में। अब हम लोग बाइफिकेट कर रहे हैं इसको, अक्षीय निरक्षीय। तो उस कंडीशन में आप लिख देंगे V अक्षीय बराबर, क्या लिख दूं भाई यहाँ पर? cos 0 की वैल्यू 1, V अक्षीय बराबर क्या हो गया? KP/r²। यानी आप कह सकते हैं अक्षीय रेखा पर विद्युत विभव का मान मैक्सिमम होगा। दूसरी कंडीशन ले रहे हैं, केस सेकंड, अभिष्ट बिंदु कहां पर है भाई? विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर। तो यहां पर निरक्षीय रेखा कौन सी हो गई? आपने विद्युत द्विध्रुव लिया Z अक्ष के 19, तो निरक्षीय रेखा कौन सी हो गई? अक्ष अक्ष। देखो केस सेकंड, यदि अभिष्ट बिंदु विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित हो, इस अवस्था में थीटा बराबर 90। थीटा बराबर 90, तो थीटा बराबर 90 आने का मतलब V बराबर क्या आ गया भाई? KP cos 90। cos 90 की वैल्यू 0। तो विद्यार्थियों निरक्षीय पर मान कितना आ गया? 0। अब परीक्षा में आप लोगों को कई बार बड़े प्रश्न के रूप में देते हैं और आपसे पूछते निरक्षीय रेखा। जैसे ये कोई प्रश्न दे दिया आपको कि एक विद्युत द्विध्रुव, उसकी निरक्षीय रेखा पर उसके मध्य बिंदु से 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक पॉइंट है, वहां पर विभव की गणना करो। तो आप सोचते हैं कि हम सूत्र लगाते हैं, कुछ करना ही नहीं आपको। निरक्षीय रेखा होने का मतलब क्या हो गया? V का मान 0 हो गया। तो ध्यान रखना, 1 नंबर के प्रश्न में डायरेक्ट लिखना आप लोगों को, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर विभव का मान कितना होगा? 0। और अक्षीय पर कितना आ गया? मैक्सिमम। अब अंत में विद्यार्थियों, आजकल एक प्रश्न ये भी आने लग गया है, सुमेलित कीजिए। इधर दे दिया आपको विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, और इस साइड में देते हैं सूत्र। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको ये सूत्र जो मैंने पढ़ाया है वो आपको नजर नहीं आता है, वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ रहता है। कैसे? देखो ध्यान देना भाई, वेक्टर P.R, A डॉट B बराबर क्या होता है? AB cos थीटा। यह हो जाएगा PR cos थीटा। ये केवल आप समझ लीजिए, उतारना नहीं है। उतारना चाहो तो अलग में उतार लेना। P.R बराबर क्या आ गया? PR cos थीटा। हमारे पास में क्या है भाई? P cos थीटा। तो इससे क्या आ जाएगा? और P cos थीटा बराबर वेक्टर P डॉट वेक्टर R बट्टे वेक्टर R का परिमाण, ये आ गया R। अब यदि ये P cos थीटा वाली वैल्यू कहाँ रखेंगे हम लोग? समीकरण नंबर 9 में। ध्यान देना भाई, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी वेक्टर V नहीं, मैं भी गलत बोल गया, क्योंकि V कैसी राशि होती है? अदिश राशि। V बराबर K बट्टे R² तो है ही, और P cos थीटा से क्या आ गया? ये आ गया वेक्टर P डॉट वेक्टर R बट्टे R। अब ये आ जाएगा V बराबर K वेक्टर P डॉट वेक्टर R बट्टे R की पावर 3। तो बच्चों, एक साल ये प्रश्न आया हुआ था, आपको इसलिए बताया मैंने। सुमेलित कीजिए, बाएं पक्ष में दे रखा था विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, और दाएं पक्ष में जो ABCD थे उसमें V का मान ये दिया हुआ था। तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव वाला ये सूत्र याद कर लिया, उसको भूल जाते हैं। तो ध्यान रखना, ये आप लोग यदि वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आपको यह रूप बताना है। सभी बच्चों के बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार से बच्चों, विद्युत द्विध्रुव के कारण से हमारा जो विद्युत विभव का टॉपिक है वो आज समाप्त होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। हमारे जो दूसरा पार्ट है, अब ये लगभग समाप्ति की ओर अग्रसर है। इसका फर्स्ट पोर्शन खत्म हो चुका है लगभग ये। अब आपको आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा बताऊंगा, और उसके बाद में हम लोग सीधे आएंगे धारिता में। तो कुल मिलाकर ये जो दूसरा पार्ट है ये ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। ये दोनों पार्ट मिलकर विद्यार्थियों एक इकाई का काम करेंगे। तो आप लोगों से उम्मीद है सारी बातें आप लगातार पढ़ते रहेंगे और नोट्स बनाकर आप लोग मेरे या जितेंद्र जी सर के व्हाट्सएप पर भेज देंगे। धन्यवाद।